अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और हम सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर ली, कंपोजिशन के ऊपर बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन फंक्शन जिसे हम कहते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट किस किस तरह से होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, कौन से नहीं गुजर सकते, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये चीज़ों को गुजरने के लिए जो है वो गुजरने वाली जो है वो बाउंड्री है, यानी इसी के थ्रू चीज़ें गुजर के सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं ना। मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न ये है कि भाई सेल को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? बिकॉज जो ग्लूकोज है उसको तोड़ना है, ठीक है। और तोड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को आप स्टोर करते हैं एटीपी की फॉर्म में, जो कि बॉडी के डिफरेंट कामों के अंदर यूटिलाइज होती है। और इसके लिए सेल का एक स्ट्रक्चर काम में आता है जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि इसी चैप्टर के अंदर आगे जाकर मैं पढ़ाऊँगा। तो ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन गुजर कर आएगी, ठीक है। ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है, तो ये ऑक्सीजन लिपिड के ज़रिए से गुजर के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ग्लूकोज भी तो चाहिए ना। ग्लूकोज आपने खाया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से टूटा है, कार्बोहाइड्रेट, बड़े कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, उसको टूटा, ग्लूकोज बना, फिर वो ब्लड में आया, फिर ब्लड से गुजर के वो सेल में जाएगा। तो वो सेल में किसके थ्रू जाएगा? वो मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। सिमिलरली सेल के अंदर कुछ कचरा बन रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, ये इसके लिए भी मूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने कंट्रोल करना है। यानी ऐसा ना हो कि चीज़ें जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, वाटर जो है वो कम या ज़्यादा ना हो जाए। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक हार्मोन सेल के अंदर बना है, ठीक है, उसको मैसेज, ये केमिकल है, इसको मैसेज देना है यहाँ जाके, तो जब तक ये इसके थ्रू बाहर नहीं जाएगा तब तक मैसेज नहीं दे सकेगा। तो इसके लिए भी मूवमेंट की ज़रूरत है आपको। तो ये मूवमेंट किस किस तरह से होती है? एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, एक को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं पहले। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फ़र्क क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चीज़ें मूव करती हैं हाई से लो, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रही है, यानी हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ आ रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रही है। यानी ऐसी जगह से जहाँ वो ज़्यादा है, कोई भी मॉलिक्यूल मूव करे अगर ऐसी जगह से जहाँ वो ज़्यादा है कम की तरफ, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है और इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती। एक्टिव के अंदर ये होता है कि चीज़ें जा रही होती हैं उल्टा, ठीक है, लो से हाई की तरफ जा रही होती है। तो ये जा रही हैं लो से हाई की तरफ, तो ये अगेंस्ट जा रही हैं, उल्टा जा रही हैं, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव की दो टाइप्स है हमारे पास, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की दो टाइप है हमारे पास, एक है सिंपल, एक है फैसिलिटेटेड, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास एंडोसाइटोसिस वगैरह आते हैं, एंडोसाइटोसिस आता है, एक्सोसाइटोसिस आता है, जिसमें बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर आ रहे होते हैं। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रोटीन्स के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा अभी। ओके, तो बारी बारी ज़रा डिस्कस कर लें। सबसे पहली जो हमारे पास मूवमेंट की टाइप है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में बता चुका हूँ कि ये पैसिव की टाइप है, यानी इसके अंदर चीज़ें हाई से लो मूव करेंगी और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा, डिफ्यूजन जो है ना वो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस है। कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एक ऐसी जगह से जहाँ वो ज़्यादा है, एक ऐसी जगह पर जहाँ वो कम है। तो हाई से लो मूव कर रहा है, यानी डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, जिसमें एक जगह पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक जगह पर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब हाई से लो जाएगा तो हम कहेंगे डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और जब लो से हाई जाएगा तो हम कहेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस स्लोप को हम ग्रेडियंट का नाम देते हैं। तो ये पैसिव प्रोसेस है, इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये लिविंग या नॉन लिविंग किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये हो सकता है, और ये लिक्विड में भी हो सकता है और ये गैस में भी हो सकता है। तो डिफ्यूजन जो है ना वो सिर्फ वाटर से रिलेटेड नहीं होता, डिफ्यूजन किसी गैस से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट जब हाई से लो होगी विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो उसे हम डिफ्यूजन का नाम देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, वो चली जाती है सेल के बाहर। ऑक्सीजन जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा है, अंदर आ जाती है। वाटर जो है वो सेल के बाहर ज़्यादा है, अंदर आ जाता है, अंदर ज़्यादा बाहर चला जाता है। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड की लेयर के ज़रिए गुजर के आ जा सकते हैं। तो ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है।
अच्छा, डिफ्यूजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए कौन सी चीज़ें कर सकती हैं, मैंने आपको बताया एक सिंपल डिफ्यूजन है, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन की बात हो रही है। तो जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिंपली डिफ्यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, लिपिड के ज़रिए डिफ्यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो खुद लिपिड के बने हुए हैं, तो चूँकि मेम्ब्रेन भी लिपिड है और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद भी लिपिड है वो भी गुजर के आ सकता है, उसे भी कोई रोक टोक नहीं होगी। सिमिलरली ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज़ में छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं और चार्ज नहीं है, यानी नॉन पोलर हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिपिड के ज़रिए गुजर के आ सकते हैं, यानी डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है, इनको मेम्ब्रेन रोकती नहीं है। तो इनके लिए ना सिंपल डिफ्यूजन काफ़ी होता है। तो डिफ्यूजन की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे इन्होंने, आप पानी के अंदर अगर एक शुगर का दाना डालते हैं, चीनी का दाना डालते हैं जो कि क्रिस्टल होता है, तो वो जब अंदर जाता है तो वो ब्रेक होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरे पानी के अंदर फैल जाता है। तो दिस इज़ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, यहाँ से इन्होंने मूव करना शुरू किया बाकी तमाम पॉइंट्स की तरफ जहाँ वो कम थे या नहीं थे ना। सेकंड जो प्रोसेस होता है हमारे पास, इससे पहले हम ये वाला प्रोसेस डिस्कस कर लें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन अच्छा ये भी पैसिव है, ठीक है, यानी इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी एनर्जी की और इसके अंदर भी चीज़ें मूव करेंगी हाई से लो। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ये मेम्ब्रेन के लिपिड वाले पार्ट के ज़रिए नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि या तो ये कोई गैस नहीं है, ठीक है, जिसको लिपिड जो है ना वो गुजरने की इजाज़त दे दे, या ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो लिपिड के ज़रिए वो गुजर जाता है। लेकिन ये चूँकि ये कोई चार्ज पार्टिकल हो सकता है, या ये कोई बड़ा पार्टिकल हो सकता है, या ये जो है वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है ना ये लिपिड के ज़रिए नहीं गुजर सकते, इन्हें कोई ना कोई फैसिलिटेटर चाहिए होता है, इन्हें कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए, इन्हें कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि इन्हें गुजारने के लिए हेल्प कर सके। तो दैट इज़ वाई चूँकि इसमें फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसकी एग्जांपल मैं सर से देता हूँ कि फॉर्म्स जो आते हैं हमारे पास स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर जो फॉर्म्स आते हैं, कई फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, जो आप खुद भर लेते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स में ऐसा होता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही होती है तो आप किसी टीचर से हेल्प ले लेते हैं। दोनों में आपके कोई पैसे नहीं गए, ठीक है, जब आपने खुद से भरा तब भी आपके पैसे नहीं गए, तो वो सिंपल था, और आपने किसी की फैसिलिटेशन ली, किसी की हेल्प ली, तब भी उसके अंदर पैसे नहीं गए। तो इसके अंदर भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी एक मॉलिक्यूल जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहा होता है प्रोसेस, लेकिन बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के। तो अब देखें, मेम्ब्रेन के ज़रिए नहीं, लिपिड के ज़रिए नहीं गुजर सकता, लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो काम में आती हैं। अब यहाँ पे दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक वो प्रोटीन है, अच्छा ये दोनों जो है ना ये इंट्रिंसिक है, ये भी इंटीग्रल, आपकी बुक में इंट्रिंसिक नहीं दिया हुआ था, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन वो होती है जो कि दोनों लिपिड की लेयर को क्रॉस कर रही होती है। अब इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक को हम कहते हैं चैनल। ये चैनल बेसिकली पूरा एक टनल बनाती हैं जिसके ज़रिए से मॉलिक्यूल जो है वो मूव करके जा सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? जो डायरेक्टली लिपिड से नहीं जा सकते थे, तो ये फैसिलिटेट कर रही है मूवमेंट को। लाइक वाटर है, तो वाटर जो है ना वो लिपिड के ज़रिए नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वाटर और लिपिड की नहीं बनती, तो वाटर इस चैनल के ज़रिए जाएगा, इस टनल के ज़रिए जाएगा, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। दूसरी तरह की प्रोटीन वो होती है जिन्हें हम कहते हैं कैरियर। कैरियर वो होती हैं कि जिनका शेप चेंज होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन है, ये सेम प्रोटीन है, इसकी तीन हालतें दिखाई हुई हैं। पहले ये कैरियर प्रोटीन इस तरह थी कि ये नीचे से बंद थी, ऊपर से खुली हुई थी, तो ये मॉलिक्यूल आकर यहाँ बैठ गया, तो इसकी कंडीशन इस तरह की हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर से बंद हो गई और नीचे से खुल गए, तो ये मॉलिक्यूल अंदर चला गया। तो इसने क्या किया, इसने फैसिलिटेट किया, लेकिन बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये एक और टाइप है ट्रांसपोर्ट की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। इसके बाद हमारे पास है ऑस्मोसिस। अब देखिए, डिफ्यूजन के बाद जब आप ऑस्मोसिस की बात करते हैं ना, तो डिफ्यूजन के अंदर आपने कहा कोई भी मॉलिक्यूल, ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस के अंदर आप वाटर की बात करते हैं। दूसरी बात, इसमें भी होता है डाउन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसके अंदर भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये भी पैसिव की टाइप है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क ये है, पहली चीज़ आप बात करेंगे वाटर की, तो मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, अब आप वाटर की बात करेंगे। सेकंड जो आप बात करेंगे वो बात करेंगे एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सॉल्यूट को गुजरने की इजाज़त ना दे, वाटर को गुजरने की इजाज़त दे। ऐसी मेम्ब्रेन के थ्रू जब ये ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, तब हम इसे नाम देंगे ऑस्मोसिस का। तो दो चीज़ें आप स्पेसिफिकली ऐड करते हैं, नंबर वन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड
नंबर 2, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तो है कि डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन आगे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, आपको पता है कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम नाम देते हैं सोल्यूशन का। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कम हो और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा हो। एक गिलास पानी ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दें, तो नमक सॉल्यूट है क्योंकि वो कम है और पानी जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वो ज़्यादा है। ये बन गया सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन की कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन आपने बनाया जिसके अंदर आपने 100 ml वाटर लिया और उसके अंदर 5 मिलीग्राम जो है वो आपने सॉल्यूट डाला, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 5/100, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बनेगी 5 1 एंड 5 2 1/20। ठीक है, ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 आ गया, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा, 0 आ गया, एक और 0 आ गया। ठीक है, तो 20 × 5, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी 0.05। ठीक है, दूसरा जो सोल्यूशन है आपके पास उसके अंदर भी 100 ml वाटर है, लेकिन इसके अंदर 10 मिलीग्राम आपने सॉल्यूट लिया है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10/100, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 बनेगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 0.1। ठीक है, 0.1। तो देखिए ये जो आ रहा है ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब सपोज कर लें मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर दूँ। इसको मैं साफ़ करूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को मैं कर दूं कनेक्ट और इनके दरमियान में मैं लगा दूं एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि नमक को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी लेकिन पानी गुजर सकता है। अब पानी मूव करेगा, ठीक है, किसी एक जगह से दूसरी जगह। लेट्स जस्ट से कि बजाय मैं दोनों जगह 100 ml रखने के, पानी 100 ml रखने के, मैं यहाँ पर रख देता हूँ लेट्स सपोज 110 ml, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 5/100, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10/110। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हम निकाल चुके थे, 0.05 थी। ठीक है, अच्छा इसको इसको 110 नहीं करेंगे, इसको 90 करें। ठीक है, 90 मॉलिक्यूल्स, 90 ml ऑफ वाटर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब आप निकालेंगे तो तकरीबन 0.11 के करीब आएगी। अच्छा, अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? तो 0.11 जो है, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और 0.05 कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बच्चे समझते हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मूवमेंट जो वाटर की होनी चाहिए, इसको हम ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। तो मूवमेंट जो होनी चाहिए वो बी से ए होनी चाहिए, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आ रही है और ए की कॉन्सेंट्रेशन कम आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मूवमेंट होती है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखकर होती है, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन देखकर नहीं होती, बल्कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखकर होती है। तो मूवमेंट वहाँ से होगी जहाँ पर वाटर ज़्यादा है और उस तरफ होगी जहाँ पर वाटर कम है। तो अगर आप देखें वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल है 90, तो मूवमेंट होगी इस सोल्यूशन से इस सोल्यूशन की तरफ, मूवमेंट ए से बी होगी। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इट्स का जो वर्ड है वो मैं ऐड करता हूँ हमेशा, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, वहाँ से वाटर मूव करना शुरू करेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ वाटर कम है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। हाँ, यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है। अब देखें यहाँ पर दो सोल्यूशन है। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है ए और ये दूसरा सोल्यूशन है बी। इन दोनों के दरमियान सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
जो ए वाला सोल्यूशन है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 के करीब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं और सपोज कर लें कि 20 ml के करीब वाटर है, और बी वाले के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, तकरीबन समझ लें 21 के करीब कर लें, हम 3 टाइम्स कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 20 ml जो है उसके करीब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा अब देखें जिस सोल्यूशन के अंदर अगर दोनों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स बराबर हैं तो जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जब बड़ा होता है तो जो आंसर आता है वो बड़ा आता है। तो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ये हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की। तो अकॉर्डिंग टू द फॉल्स डेफिनेशन मूवमेंट होनी चाहिए कहाँ से कहाँ, मूवमेंट होनी चाहिए यहाँ से यहाँ, बट हमें पता है हम ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते, हम वाटर की बात करते हैं। अच्छा अब एक चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैंने दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्यों लिया। देखिए आपको लग रहा है कि इस तरफ भी मॉलिक्यूल्स बराबर है, इस तरफ भी वाटर के मॉलिक्यूल बराबर है, तो मूवमेंट बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि मूवमेंट यहाँ से हुई है यहाँ तक। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यस ज़्यादा हैं, नज़र बराबर आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा हैं। ज़्यादा का मतलब है आज़ाद ज़्यादा है, ठीक है। देखिए जब आप किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डालते हैं ना, सॉरी किसी वाटर के अंदर जब आप सॉल्यूट डालते हैं तो वो सॉल्यूट क्या करता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल को होल्ड करता है। जैसे कि हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने ये डाला सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट क्या करेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को, इस वाटर के मॉलिक्यूल को, इस वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास, तो आज़ाद नहीं छोड़ेगा। अब इसमें आज़ाद ये वाला है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालते जाएंगे उतना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल क़ैद होते जाएंगे और उतने कम वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आज़ाद रहेंगे। तो आप अगर गौर करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल फ्री नहीं हैं, जबकि इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। तो कहाँ ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद हैं, इस सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, आज़ाद हैं, तो यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे वो कम है। तो यहाँ पर देखें वाटर का लेवल जो है वो राइज़ हो गया, यहाँ पे वाटर का लेवल कम हो गया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सेल को जो है सेल के अंदर की जो फंक्शन है वो मेंटेन करने में, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में, ठीक है। इन्होंने दिखाया हुआ भी है कि इस ऑस्मोसिस की वजह से क्या कुछ हो सकता है। तो पहले मैं आपको इन टर्म्स को समझा दूँ। जब भी ये तीनों टर्म्स इस्तेमाल होती है ना, आप किसी दो सोल्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक सोल्यूशन है और ये मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर 5 मिलीग्राम जो है वो सॉल्यूट है और 100 ml जो है वो वाटर है। इस सोल्यूशन के अंदर 10 मिलीग्राम सॉल्यूट है और 100 ml जो है वो वाटर है। इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा? मैंने आपको बताया था जब दोनों तरफ सॉल्वेंट बराबर है तो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसके मुकाबले में? ए के मुकाबले में। ज़्यादा क्या होती है? ज़्यादा जब आप कहते हैं जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ए के मुकाबले में ज़्यादा है, तो मैं बी को कहूँगा बी जो है वो है हाइपरटोनिक। लेकिन जब भी मैं हाइपरटोनिक की टर्म इस्तेमाल करता हूँ तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो किसके मुकाबले में हाइपरटोनिक है? ए के मुकाबले में। और ए जो है वो है हाइपोटोनिक किसके मुकाबले में? बी के मुकाबले में, ठीक है। तो ये टर्म्स इस तरह से इस्तेमाल की जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं किसे? ये सोल्यूशन है और ये सेल है। तो सेल के अंदर भी फ्लूइड है और सोल्यूशन भी फ्लूइड है, तो इन दोनों फ्लूइड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एनिमल का रेड ब्लड सेल है। सबसे पहले इन्होंने इसको क्या किया? डाला हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अच्छा देखिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट जो है ना वो कम होता है और वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल बराबर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद ज़्यादा हैं, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है। इसमें वाटर क्या है? इसमें वाटर कम है और सॉल्यूट जो है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाता है? वाटर मूव करता है जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ। तो वाटर मूव करता है यहाँ से यहाँ, यानी वाटर हमेशा मूव करता है हाइपो से हाइपर, क्योंकि हाइपो के अंदर वाटर ज़्यादा होता है। अब जब आपने रेड ब्लड सेल को रखा किसमें? हाइपोटोनिक में। अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो रेड ब्लड सेल खुद क्या होगा? रेड ब्लड सेल होगा हाइपरटोनिक। ये वाला रेड ब्लड सेल जो है ये हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसके बाहर का सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक है। वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? हाइपो से हाइपर। तो वाटर सेल के अंदर जाना शुरू होगा। जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल का साइज़ बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि सेल क्या हो गया? सेल बर्स्ट हो गया।
क्यों बर्स्ट हो गया? क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। दैट इज़ वाई वो कंटिन्यूस वाटर की जो एक्यूमुलेशन है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ इन्होंने इसी सेल को रखा अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, यानी ऐसे सोल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन रेड ब्लड सेल के मुकाबले में ज़्यादा थी, यानी उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो रेड ब्लड सेल के मुकाबले में ज़्यादा था। अब अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो सेल कैसा हो गया? सेल हो गया हाइपो। पानी हमेशा हाइपो से हाइपर जाता है, तो पानी बाहर जाना शुरू हो गया सेल के अंदर से बाहर, तो सेल जो है ना वो श्रिंक हो गया साइज़ में। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस का। तो प्लाज्मोलाइसिस आगे दिया हुआ भी है कहीं। प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को। कब होता है ये? जब आप किसी सेल को रखते हैं किसमें? जब आप किसी सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ अगर आप देखें तो सेल को रखा आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक का मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है वही कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर है। तो जितने मॉलिक्यूल वाटर के बाहर जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल वाटर के अंदर आ रहे हैं, तो साइज़ में कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो हो गया एनिमल सेल से रिलेटेड। प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो प्लांट सेल को जब रखा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, यानी ऐसे सोल्यूशन में जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी सेल के मुकाबले में, तो वाटर ने मूव करना शुरू किया हाइपर से हाइपर। तो वाटर आ रहा है अंदर से बाहर से, सेल के बाहर से सेल के अंदर। अब चूंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होती है तो ये साइज़ में बड़ा तो होगा, लेकिन ये बर्स्ट नहीं होगा, ये फटेगा नहीं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सेल वॉल जो है ना वो फर्दर पानी की मूवमेंट को रोक देगी। दैट इज़ वाई प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखें इसमें रखा हाइपरटोनिक में, तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या हुआ कि जो वाटर है वो सेल से बाहर जाने लगा। जब वाटर सेल से बाहर जाने लगा तो साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया। तो इसे हम नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस होने लगा। आइसोटोनिक के अंदर जब आपने रखा तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर गए उतने ही अंदर आ गए, तो सेल के साइज़ में जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दिस इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारे पास फ़र्क पड़ता है ऑस्मोसिस से। तो प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस को ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें वाटर सॉइल से। प्लांट्स जो है वो उन्हें पानी चाहिए होता है, तो सॉइल से जो पानी वो हासिल करते हैं वो ऑस्मोसिस के ज़रिए हासिल करते हैं और फिर उसे लीज तक भी पहुँचाते हैं। हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर प्लांट सेल क्या करता है? वो वाटर को लूज़ करता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। हमारी किडनीज़ के अंदर जो है ऑस्मोसिस किस काम आता है? वाटर और सॉल्ट के लेवल को जो है वो बैलेंस करने के काम आता है। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को। इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आता है। फैसिलिटेटेड मैं समझा चुका हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर सबसे पहली बात, चीज़ें मूव करती हैं अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो से मूव करती हैं हाई की तरफ। तो जब लो से हाई जाते हैं आप तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। अभी एनर्जी जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल होती है जिसे हम कहते हैं ATP। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है एडेनोसिन और उसके साथ 3 लगे हुए होते हैं फॉस्फेट। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो तीसरा वाला फॉस्फेट होता है ना, ये वाला बॉन्ड टूटता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें से एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी हमारे सेल्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ये चैप्टर नंबर जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा ATP डिटेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स के अंदर कुछ पंप्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये सोडियम और पोटेशियम का पंप लगा हुआ होता है सेल्स के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सोडियम जो है ना उसको सेल के अंदर से बाहर लेके जाता है और जो पोटेशियम है उसको सेल के बाहर से अंदर लेकर आता है। तो इसके लिए होता ये है कि इसके अंदर देखें खाने बने हुए हैं। तो सोडियम जब जाकर बैठा तो ये आया ATP के अंदर ये एडेनोसिन है और ये 3 जो है ये फॉस्फेट लगे हुए हैं। अब इसका ये जो तीसरा वाला फॉस्फेट है ये टूट के अलग हो जाएगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटा है उससे निकली एनर्जी। इस एनर्जी के ज़रिए हुआ ये कि इस पंप का जो शेप है वो चेंज हुआ। ये नीचे से बंद हो गया और ऊपर से खुल गया और सोडियम इस तरह से बाहर चला गया। सिमिलरली इसके अंदर जगह है पोटेशियम की। पोटेशियम जब आकर बैठा यहाँ पे तो ये दोबारा से हमारे पास जो पंप है ये ऊपर से अब बंद हो गया, ठीक है, और नीचे से खुल गया तो ये पोटेशियम अंदर आ गया। तो ये ATP था पहले, फिर ये टूट के क्या हो गया ADP। इसके अंदर 2 फॉस्फेट रह गया, डाइफॉस्फेट, और ये एक फॉस्फेट जो है ये अलग हो गया। फिर जब आप खाना खाते हैं उससे आपको ग्लूकोज मिलता है। जब आप ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को यूज़ करते हुए इसको दोबारा से जोड़ दिया जाता है और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना। ये हमारे पास एक्टिविटी है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन।
तो इसको तैयार करने का तरीका बहुत आसान है। एक बीकर ले लें, उसके बाद एक पोटैटो पीलर ले लें, पोटैटो छीलने वाला ले लें, एक बड़ा पोटैटो ले लें, पिंस ले लें कुछ, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज का या शुगर का सोल्यूशन ले लें। 100 ग्राम जो है वो शुगर ले लें, यानी 1 किलो का 10वां हिस्सा, और उसको आप 200 ml वाटर के अंदर डाल दें। आपकी जो एक मेरे ख्याल में वो 40 रुपये वाली बॉटल आती है वो 300 साढ़े 300 ml होती है, तो उससे कम जो है वो 200 ml वाटर में 200 ml वाटर के अंदर 100 ग्राम जो है वो आप शुगर का सोल्यूशन मिला लें, तो आपके पास एक शुगर मिला लें तो आपके पास एक सोल्यूशन बन जाएगा सुक्रोज का, ठीक है। सबसे पहले आप एक आलू ले लें, उस आलू की स्किन हटा दें, चाहे तो स्कैल्पल से हटा दें, चाहे पोटैटो पीलर से हटा दें, चाहे छुरी से हटा दें। उसके बाद उसके एक एंड को काट दें ताकि वो फ्लैट हो जाए, ठीक है। यानी ये आपके पास आलू है, इसको आपने इस तरह से काट देना ताकि ये वाला हिस्सा हटा दें, तो ये एक साइड इसका फ्लैट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो बॉटम है उसमें आपने एक हॉलो कैविटी बनानी है, ठीक है। उसके बॉटम के अंदर एक हॉलो कैविटी बनानी है। उसके बाद आपने शुगर का जो सोल्यूशन है वो ऐड करना है उस कैविटी के अंदर। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारे पास ये आलू पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इसके अंदर एक कैविटी बनाई है इन्होंने। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें शुगर का सोल्यूशन ऐड किया और एक पेन से जो है वो मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर रखा ये आलू, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा इसका जो है वो फ्लैट है। अच्छा, यहाँ से इन्होंने बनाना शुरू की टनल, और ये नीचे जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन बिल्कुल नीचे तक नहीं गए, ठीक है। बिल्कुल जो बॉटम था उसका उससे थोड़ा सा पहले रुक गए, ताकि सिर्फ एक पतली सी लेयर बच जाए आलू की, जो कि मेम्ब्रेन के तौर पर बिहेव करे, ठीक है। तो ये टनल बन गई। अब इसको इन्होंने फिल किया सोल्यूशन से, तो ये सुक्रोज का सोल्यूशन डालना शुरू किया, शुगर का सोल्यूशन डालना शुरू किया। सपोज़ यहाँ तक डाला तो एक पिन लगा दी यहाँ पे, ताकि आपको पता लग जाए कि इनिशियल लेवल जो था वो क्या था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो पानी भरना है इसके अंदर, बीकर के अंदर पानी भरना है, और इसको पानी, यानी ये जो आलू है ये सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर, तो पानी नीचे होगा और उसके ऊपर ये आलू होगा और उसके ऊपर जो है वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। पूरा नहीं भरना पानी से, ऊपर का लेवल छोड़ देना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया इनिशियल लेवल क्या था, उसके बाद आप इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद होगा ये कि ये जो बॉटम है इसका, ये मेम्ब्रेन के तौर पर बिहेव करेगा, और चूंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मान लें कि ये हाइपरटोनिक है, ठीक है, हाइपरटोनिक है, और पानी जो है, खाली पानी जो है ये हाइपरटोनिक है, तो पानी जो है वो मूव करना शुरू करेगा यहाँ से यहाँ, और आपको नज़र आएगा कि इसका लेवल जो है वो राइज़ हो गया। अगर आप गौर करें तो इनिशियली जो पिन लगाई थी वो यहाँ पे लगाई थी, ये पिन है, और जो बाद में पिन है वो ऊपर आ गई, ठीक है। दूसरी जो पिन लगाई है वो यहाँ पर है, पुरानी पिन जो है वो नीचे लगी हुई थी, तो इससे हमें पता ये लगा कि वाटर जो है उसका लेवल राइज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो फ्री वाटर जो था, सादा पानी जो था, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आलू की सबसे नीचे वाली लेयर जो थी, जो हमने छोड़ दी थी, उसको क्रॉस करके सोल्यूशन के अंदर आ गया, जिसकी वजह से सोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ गया। तो ये हमारे पास जो है वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक एक्टिविटी है, जिसके ज़रिए आप ऑस्मोसिस को देख सकते हैं। ये लैब्स के अंदर करवाया भी जाता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन।